हाँ जी दोस्तों। तो देखिए आज हम इस जो सेशन रहेगा हमारा इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि क्या तो आपके एसआई का सिलेबस है और इस सिलेबस में किस किस तरीके से कहाँ से हमें पढ़ना है और फिर ये भी देखना है कि फिजिकल मापदंड आपके क्या हो सकते हैं। जैसा कि आपके लिए वैकेंसी आ गई है तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। ठीक है, 859 पदों की वैकेंसी है। ठीक है, और काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है। अगर आप तैयारी करेंगे कंटिन्यूसली जुड़े रहकर तो आपको ज़रूर इससे लाभ मिलने वाला है। तो चलिए एक बार हम इस वैकेंसी में क्या सिलेबस है क्या रहेगा। अभी तक देखो ऑफिशियल अगर हम बात करें तो इसमें एक बात बोली है, इन्होंने बोला है कि पाठ्यक्रम यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, पहली चीज़। दूसरा, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी हो सकती है। और फिर बोला है कि विस्तृत पाठ्यक्रम जो है वो आयोग की साइट पर जारी कर दिया जाएगा। मतलब तो देखो जाएगा के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि पुराना ही सिलेबस जो है वो वापस से जारी कर देंगे, नया सिलेबस शायद ही चेंज करें, क्योंकि सिलेबस जो आर एस प्री का जो सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस रखा गया है। फिर आपके इसमें बोला गया है कि एक तो होगा आपके जीके का हिंदी का पेपर, एक तो हिंदी का पेपर होगा जनरल हिंदी, और एक होगा आपके जनरल नॉलेज का पेपर। 2-2 घंटे के दोनों पेपर होंगे, 200-200 मार्क्स के रहेंगे, 100-100 क्वेश्चन इनमें पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, वस्तुनिष्ठ तो होंगे होंगे। तो हम सबसे पहला जो पोर्शन है, पहले हम हिंदी के सिलेबस की बात कर लेते हैं एक बार कि देखिए हमारा हिंदी का सिलेबस क्या कहता है इसमें। तो देखो सबसे पहला पेपर आपका 2 घंटे का जो है ये हिंदी का सिलेबस का होगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ यह है कि शब्द रचना। फिर आप देखोगे कि शब्द प्रकार आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर आप देख रहे हो कि शब्द ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, फिर शब्द शुद्धि पूछी जाएगी, यानी कि शब्दों पर फोकस किया है सबसे पहले तो। फिर आप देखोगे व्याकरणिक कोटियाँ, यानी कि प्रसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, इन सब चीज़ों के बारे में आ रहा है। फिर वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है शब्द रचना में क्या क्या आता है। शब्द रचना में आपसे संधि और संधि विच्छेद, यानी कि किसी भी शब्द की संधि करना और फिर उसका उसी का ही मान लो कोई और शब्द है तो उसका विच्छेद करना। समास आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, उपसर्ग आपके पूछे जाएंगे, प्रत्यय आपके पूछे जाएंगे। और देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ से है ना हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पिछली बार 2016 में जो क्वेश्चन बने थे ना, हर एक पॉइंट से, क्योंकि देखो 100 क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, तो लगभग 2-2 4-4 क्वेश्चन, 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन है ना, लगभग लगभग पॉइंट से पूछे गए थे। शब्द प्रकारों में आपको तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम, देशज, विदेशी क्या क्या शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। शब्द ज्ञान की बात करें तो पर्यायवाची है, विलोम है आपके। ठीक है, शब्द युग्मों का अर्थ भेद करना, जैसे 2 शब्द युग्म दे दिए आपके, अक्ष और अक्षी, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका क्या है, युग्म भेद क्या है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछे कि जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे क्या बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोता है उसे क्या बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, ऐसे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। समुश्रुत भिन्नार्थक शब्द आपसे पूछ सकते हैं। समानार्थी शब्दों का विवेक, समान जैसे शब्द है दिखने में समान अर्थ आता है, लेकिन उनमें यूज, जैसे सैंधव अगर हम बात करते हैं तो सैंधव का मतलब नमक भी होता है, सैंधव का मतलब घोड़ा भी होता है, उसी तरीके से उपयुक्त शब्द का चयन करना और शब्दवाची शब्दावली, संबंधवाची शब्दावली वगैरह, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। शब्द शुद्धि पूछेंगे, व्याकरण कोटियाँ आपसे पूछेंगे जिसमें प्रसर्ग पूछेंगे, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आता है। वाक्य रचना की अगर मैं बात करूं तो वाक्य रचना आपसे पूछी जाएगी कि किस तरीके से वाक्यों को बनाया जाता है, गलत क्या है, सही क्या है। वाक्य शुद्धि में आ गया। फिर विराम चिन्हों का कहाँ पर कैसे प्रयोग होगा, ये सारी बात आ जाएगी इसमें। मुहावरे और लोकोक्तियाँ और पारिभाषिक शब्दावली। तो देखो सबसे पहली बात ये कहाँ से पढ़ना है, तो आपके पास में एक तो होना चाहिए हमारे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की हिंदी व्याकरण की बुक आती है, तो वो व्याकरण की बुक आप लेकर आ जाएं फटाफट से, और वो आपको पढ़ना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बुक राघव प्रकाश, ठीक है, वो राघव प्रकाश आप पढ़ना शुरू कर दें अभी से ही। इसमें आपको कैसे तैयारी करना है, आपको ये वाला पोर्शन जो है ना, ये मतलब ये मुहावरे, संधि विच्छेद वगैरह ये पहले से ही रटना शुरू कर दो, मतलब ठीक है, कि कौन क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे टाइप का। ठीक है, ये तो हो गया आपका हिंदी का। अब बात करते हैं हम जीके के पेपर की। अभी हम केवल सिलेबस जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सिलेबस 2016 वाला डिस्कस कर रहे हैं ना, नया आ जाता है उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो बात अलग है हमारी। ये रहेगा आपका पेपर सेकंड। देखो पेपर सेकंड में आपके सामने सीधा सीधा है ना,
एक तो राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, ये सब कुछ जो कि RSPLE का सेम टू सेम सिलेबस है, ठीक है, वो आपके दे दिया है सीधा सीधा। इसमें जैसे राजस्थान की हिस्ट्री के मेजर लैंडमार्क्स कौन कौन से, महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब मेजर डायनेस्टीज़ कौन सी है, तो आपको सारी डायनेस्टीज़ पढ़नी है मेनली, ठीक है, वहाँ से सभी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही, उनका रेवेन्यू सिस्टम कैसा रहा, उनका सोशियो कल्चर इशूज़ क्या रहे अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई है तो। फिर ये तो हो गया आपके राजा महाराजाओं से रिलेटेड, और उनका मध्यकालीन प्रशासन वाला चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें। फिर आता है फ्रीडम मूवमेंट वाला, यानी कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपके जैसे राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट आ जाएगी। जैसे उसमें आपके कृषि जो किसानों के आंदोलन हुए, जनजातियों के आंदोलन हुए, प्रजामंडल आंदोलन हो गए, और एक लास्ट में इंटीग्रेशन यानी कि राजस्थान का एकीकरण वाला पोर्शन आ गया। फिर यहाँ आएगा आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ ये हमारे आर्किटेक्चर के रिलेटेड टू फोर्ट, मोनूमेंट्स, इनके पूछेंगे। फिर यहाँ से आपके आर्ट और पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, ये वाला जो पोर्शन है ये कल्चर का है पूरा का पूरा, ठीक है। ये कल्चर वाला पोर्शन आ जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट आपको राजस्थानी लिटरेचर के बारे में जानकारी लेनी है, लोकल डायलेक्ट्स यानी कि हमारी बोलियाँ, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये पढ़ना कहाँ से, तो जैसे बेसिक चीज़ तो ये रहेगी कि आपको पढ़ना है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 9th और 10th की बुक चलती है, ठीक है। ये बुक्स आप आज ही डाउनलोड करके और आज ही इसको पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। एक तो इम्पोर्टेंट बात हमारी ये रहेगी, बाकी आप चैनल से जुड़े हुए रहेंगे तो हमारे भी कोर्सेज आएंगे कंटिन्यूसली, तो उन कोर्सेज को आप कंटिन्यूसली देख पाएंगे, ठीक है। फिर आएगा रिलीजियस मूवमेंट और सेंट सेक्ट वगैरह, ये सब कुछ आ ही जाएगा। भक्ति आंदोलन, यानी कि इसमें भक्ति आंदोलन में ही है आपके लोक देवता और संत वगैरह। फिर टूरिस्ट प्लेस, जो भी आप ऊपर पढ़ोगे ये सब टूरिस्ट प्लेस से रिलेटेड हो जाएंगे, और फिर इनसे रिलेटेड कोई भी अगर महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रही हो हमारी हिस्ट्री की तो उनके बारे में बात करेंगे। फिर आएगा आपके इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन। इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन में आपके एंशिएंट, मिडेबल और मॉडर्न तीनों पोर्शन दिए हुए हैं। एंशिएंट में तो ये कह रहे हैं कि मेजर लैंडमार्क्स हमें पढ़ना है। मेजर लैंडमार्क्स मतलब कि महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़नी है हमें, जैसे अशोक मौर्य के बारे में पढ़ना है, या कोई प्राचीन वैदिक काल में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो तो वो उनके बारे में पढ़ना है। हमें गुप्त काल थोड़ा सा पढ़ना है, चोल साम्राज्य पढ़ना है, ये सब चीज़ें। फिर इन सब का हमें आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, यानी कि क्या क्या घटनाएं घटी थी, कैसी मूर्ति कला, साहित्य, या फिर आपके जो भी चीज़ें आती है ना, मूर्तिकला, साहित्य कला, वास्तुकला वगैरह सब कुछ। मेजर डायनेस्टीज़ पढ़नी है। मेजर डायनेस्टीज़ में स्पेशली मौर्य और गुप्ती हैं, ठीक है, जो मेजर है उन्हीं का ही हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ना है, और साथ ही सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी पढ़नी है, ठीक है। और प्रोमिनेंट मूवमेंट वगैरह जो भी वहाँ उस दौरान घटित हुए, या धार्मिक आंदोलन वगैरह कोई घटित हुए, तो वो सब हमें ध्यान रखना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये कह रहा है कि आपके मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1750, बोले तो हम कह सकते हैं 1757 इसको, प्लासी के युद्ध से। तो प्लासी के युद्ध से हमें शुरुआत करनी है इसकी। फिर उसके बाद में उनका पूरे इवेंट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से लोग थे, क्या क्या इश्यूज थे, ये सब बातें डिस्कस करनी है। फिर हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट आ जाएगा, जो आएगा आपका 1885 से, जब आपके स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है, यानी कि कांग्रेस की स्थापना होती है तब से। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आ जाएंगे, 3 उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी टाइप के। ये सारे नेशनल मूवमेंट्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। फिर आ जाएगा आपका सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स, यानी कि ये आ जाएंगे आपके दयानंद सरस्वती वगैरह, और ये जो है ना धार्मिक सुधार आंदोलन, उनके बारे में आ जाएगा। मोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रिकॉग्निशंस रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होगा आपके, ये आ जाएगा आपके कि स्वतंत्रता के बाद में हमारे भारत में किस तरीके से हमने एकीकरण किया और किस तरीके से उसको पुनर्गठन किया। कंसोलिडेशन मतलब एकीकरण, और रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्गठन करना, यानी कि नए राज्यों का निर्माण हुआ। तो अभी तेलंगाना का निर्माण हुआ, वहाँ तक हमें लगभग पढ़ना है, स्पेशली राज्यों के निर्माण में। उसके बाद में आता है आपके ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और इंडिया। तो ये ब्रॉड फिजिकल फीचर्स वाला पोर्शन आपका एक तो ये है, जिसमें आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें सब कुछ पढ़ना है। एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इश्यूज़ पढ़ने हैं आपको, जिसमें आपको कंप्लीट वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट सारा पोर्शन आ जाएगा कि कौन कौन से तो उत्पादक उपभोक्ता क्या होते हैं, इकोसिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। फिर आएगा इंटरनेशनल वाटरवेज, और फिर आएगा आपके मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन हमारे काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपके कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया,
इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में हमें डिस्कस करना है, यानी कि स्पेशली जैसे ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, वही पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सब कुछ। और मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं ना हम भारत को, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और आपके एक आपका मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश और तटीय और द्वीपीय प्रदेश, इस तरीके से हमें बांटना है। एग्रीकल्चर पढ़ना है और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करना है, यानी कि कृषि क्या है, कृषि से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है। मिनरल्स में स्पेसिफिक दे रखा है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। आयरन पढ़ने हैं, मैग्नीज पढ़ने हैं, कोल पढ़ना है, ऑयल पढ़ना है आपको, और एक आपका गैसेज वगैरह और एटॉमिक मिनरल, इनसे रिलेटेड ही हमें डिस्कस करना होता है। मेजर इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं अगर अपन, तो हमारे भारत में कब कब इंडस्ट्रीज़ लगी है, कौन कौन सी पर्टिकुलर, जैसे लो इस्पात इंडस्ट्री कौन सी है, क्या है, ये सब चीज़ें इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। और जो चैप्टर पढ़ो ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। देखो, अगर आप डीप पढ़ोगे, ठीक ठाक पढ़ोगे, तो मतलब आपको क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली पेपर का स्तर बदल जाता है। और स्तर बदलने से क्या होता है कि वो लोग, जैसे आपकी उम्र है 25 साल, मान लो आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, और एक लड़का है जिसकी उम्र है 30 साल, वो ओबीसी कैटेगरी से है और वो भी फॉर्म भर रहा है और आप भी फॉर्म भर रहे हो। और अगर मान लो ये बंदा पहले से जॉब में है या नहीं भी है तो तैयारी कर रहा होगा, ये आरएस की पक्की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और अगर ये आरएस की तैयारी कर रहा है तो गारंटेड ये आपके एसआई का भी पेपर देगा, और आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आप पीछे हट जाओगे। समझ रहे हो इस बात को? तो डरना नहीं है कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बात यह है कि हमें जो पढ़ना है उसको कंठस्थ करना है अच्छे से, उसके एक एक पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेना है। इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स और इकोलॉजिकल इश्यूज आ जाएगा, फिर आएगी आपकी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, और ये सब वही सेम टू सेम। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके सारे एग्रीकल्चर का आ जाएगा, आपके नदियाँ आ जाएगी, आपके जैसे झीलें आ जाएगी, आपके पानी मतलब, और फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएंगे। क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन आ गया, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, ये भी सब नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आ जाएगी आपके कि जैसे कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, माइंस और मिनरल्स कौन कौन से हैं हमारे, सारे पढ़ने हैं। फिर यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं दिया इन्होंने। फिर पॉपुलेशन पढ़ना है हमें, मेजर इंडस्ट्रीज और पोटेंशियल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना है कि हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पोटेंशियल क्या है, कैसे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में पिन पॉइंट हमें पढ़ना है। फिर आ जाता है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस की बात। तो देखो, ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि यहाँ आपको 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम को पढ़ते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रकृति मतलब प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर आप देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई, फिर संघीय संरचना आ जाएगी जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपकी संसद वगैरह सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ जाएंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन पीआईआर आ जाएगी आपकी, और एक जुडिशियल रिव्यू, ये छोटे से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हल्का फुल्का जानकारी लेनी होती है। ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होगा इसमें। तो ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है लगभग हमारा, जिसे हमें ठीक ठाक तरीके से पढ़ना है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर पॉलिटिकल सिस्टम की बात आएगी। पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे इंडियन स्टेट्स की नेचर क्या है, हमारा कैसे भारतीय राज्यों की प्रकृति कैसी है, डेमोक्रेसी कैसी है हमारे, और डेमोक्रेसी का क्या क्या टाइप्स होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को कैसे हमने वापस रीऑर्गेनाइज किया, पुनर्गठन कैसे किया था, वो हिस्ट्री में जो बात कर रहे थे ना, सेम बात। हमारी गवर्नमेंट यानी कि कैसी गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट यानी कि आपके गठबंधन सरकार कैसी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, हमारी राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी है, नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण, जो हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे यहाँ पे भी पढ़ेंगे तो कोरिलेट हो जाएगा। यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये वाला जो पोर्शन है ना फेडरल स्ट्रक्चर में, यहाँ आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट वाले में स्टेट एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आ जाएगी। फिर यहाँ प्रेसिडेंट की बात आ गई, सेम टू सेम। पार्लियामेंट पढ़ना था, सेम टू सेम, पूरा हम बात करते पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन आ जाएगा, कैग आ जाएगा आपके। प्लानिंग कमीशन की जगह आपको पढ़ना है नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जगह भी नीति आयोग ही हो गया आपके, सीवीसी पढ़ना है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से मतलब चीफ इंफॉर्मेशन सीआईसी पढ़ना है जो आरटीआई अधिनियम के तहत गठित हुआ था। लोकपाल पढ़ना है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करनी है, नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं हमें। फिर ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, जैसे कि हमारी पब्लिक पॉलिसी कौन बनाता है, क्या करना है, क्या क्या राइट्स हैं हमारे, सिटीजन राइट्स कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में हमें, जैसे कि एक उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं,
ठीक है। आपके राजस्थान सरकार ने आपको सूचना का क्या, आपको जैसे सुनवाई का अधिकार दिया, तो वो सुनवाई का अधिकार क्या है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, ऐसी बातें हमें इसमें डिस्कशन करनी होती है। फिर राजस्थान लेवल पर सेम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा है, राजस्थान लेवल पर वही सारी बातें आ जाएगी आपके। एक पोर्शन तो हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाला, और एक हो गया आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाला। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है हमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, और पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह, और ये सब चीज़ें आ जाएगी इसमें लगभग है ना। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर हमें थोड़ा फोकस करना है, जिसमें हमें जिला, संभाग, एसडीएम, पटवारी, ठीक है, इन सब के बारे में तो ज़रूर पढ़ना ही है, और वही सिटीजन चार्टर वगैरह हो रही है। फिर आएगी देखो आपके इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन, जो एक काफ़ी अच्छा सा पोर्शन है। बेसिक आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, मतलब जैसे बजट पढ़ना है, और बजट कैसे बनता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, बैंकिंग पढ़ना है, ठीक है, कंप्लीट बैंकिंग, कब से इसका विकास हुआ, कौन कौन से बैंक है, कितने सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है, पब्लिक फाइनेंस, यानी कि हमारा जो एक तरीके सार्वजनिक वित्त जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे है, टैक्सेस वगैरह, ये सब पढ़ने हैं इसमें। नेशनल इनकम पढ़नी है हमें, जीडीपी, जीएनपी वगैरह। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, क्या है ग्रोथ, क्या होती है डेवलपमेंट, विकास क्या होता है, और वृद्धि क्या होती है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है। इससे रिलेटेड कोई करंट इश्यूज़ हुए हो तो वो इश्यूज़ पढ़ने हैं। अकाउंटिंग का पढ़ना है हमें, थोड़ा सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, वैसे इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें याद रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, टूल्स कौन कौन से होते हैं अकाउंटिंग के, यानी कि लेखांकन वाले। स्टॉक एक्सचेंज और सेबी पढ़ना है हमें, शेयर मार्केट की बात करनी है। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, जब आप बैंकिंग पढ़ोगे तो इसमें आरबीआई पढ़ोगे, और जब आरबीआई पढ़ोगे तो इसमें आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे। जब आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ोगे तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। सब्सिडीज़, यानी कि सब्सिडी क्या होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पीडीएस सिस्टम क्या होता है हमारा, ई कॉमर्स के उपयोग पढ़ने हैं, ई कॉमर्स क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें, B2C क्या होता है, B2B क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करना होता है। फिर आता है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, जो कि कॉन्सेप्ट, इम्पैक्ट, कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, ये सब बातें हमें पढ़नी पड़ती है इसमें। फिर आएगा आपके 5 ईयर प्लान्स, जो अभी ख़त्म हो चुके हैं लेकिन फिर भी इन्हें पढ़ना है अपने को। इनके उद्देश्य क्या थे, इनकी स्ट्रेटजीज़ क्या थी, इन्होंने क्या अचीव किया, एक बेसिक सी चीज़ें, यहाँ से ज़्यादा डीप नहीं जाना, लेकिन बेसिक से इनका नारा क्या था, कब से कब लगा, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, वो सब बातें पढ़नी होती है। फिर देखो एग्रीकल्चर आ गई पूरी, इंडस्ट्रीज़ आ गई पूरी, सर्विस और ट्रेड आ गए आपके पूरे के पूरे, ठीक है। तो ये सारी बातें पढ़नी है। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है हमें, गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स थे, वो सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है ना, यानी कि नई चीज़ें भी आ जाएगी इसमें, और आपकी पुरानी चीज़ें जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वगैरह जो हुआ था वो आ जाएगा। ये आ गया आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो नया आ गया, उसके बारे में पढ़ना है। पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के नए डाटा, उनका कॉन्सेप्ट, टाइप, कोज, क्या क्या कारण है, किस तरीके से सरकार योजनाएं चला रही है जिनके माध्यम से इनको कम करने की कोशिश कर रही है, ये सब आ जाएगा इसमें। ये सब अपने आप योजनाएं ही हैं, मतलब तो अधिकांश इकोनॉमी में योजनाएं और उसका बेसिक डाटा। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये है हमारा इकोनॉमिक रिव्यू। अब नया इकोनॉमिक रिव्यू जो है राजस्थान सरकार, अगर आप इस वीडियो को जैसे 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी देख रहे हो, तो ये अभी तक इकोनॉमिक रिव्यू हमारा आया नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को बाद में देखोगे, जैसे 15 फरवरी, 20 फरवरी के आसपास, तो हमारा इकोनॉमिक रिव्यू तब तक आ चुका होगा, ठीक है। तो हमें वही इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ना है कम्प्लीटली, ठीक है। आपको इकोनॉमी का मेजर ओवरव्यू देखना है। पिछली बार भी 2016 वाले एसआई में यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास, 10-12 क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक रिव्यू के ही थे। ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्लानिंग, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, ये सब पढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखने हैं, प्रोग्राम और स्कीम्स देखनी है पूरी की पूरी, जो सब इकोनॉमिक रिव्यू में आती है। और नई अगर कोई स्कीम और चलती है तो उसके बारे में भी हमें जानकारी रखना होता है। फिर पोर्शन आता है आपके साइंस और टेक्नोलॉजी का, जिसमें आपको एवरीडे साइंस पढ़नी है। एवरीडे साइंस का मतलब होता है कि ट्यूबलाइट में क्या क्या चीज़ें होती है, आपके जैसे बोतल कोई बनी होती हो तो किसकी होती है, हमारे कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है ना, कैमरा कैसे वर्क करता है, ये सब एवरीडे टाइप की साइंस है ना, जो आप डेली देखते हो, है ना। वो जैसे प्रिंटिंग में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ आते हैं, कलर कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, वो सब चीज़ें चलेगी इसमें।
फिर इसमें आता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिनमें आपका थोड़ा सा कंप्यूटर और उसके बारे में जानकारी लेनी होती है। स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना है थोड़ा बहुत, ठीक है। स्पेस हमारे जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, या स्पेस में हमारा डिफेंस के साथ साथ मतलब स्पेस भी पढ़ना है, दोनों ही चीज़ें आ जाएगी, मिसाइल्स भी आ जाएगी और साथ ही आप जो रॉकेट वगैरह छोड़ रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी, यहाँ आप देखना एक छोटी सी बात लिखी हुई है, ह्यूमन बॉडी, फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर। तो ये पूरा का पूरा आपके कंप्लीट आपके ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन में आपका पूरा का पूरा विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब कुछ। हेल्थ केयर में रोग वगैरह ये सब कुछ आ जाएंगे। एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि हमारा ये तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, इसमें ये सब आपके ज्योग्राफी का पोर्शन भी आएगा और ये सारा आपके साइंस का भी आ गया। बायोडाइवर्सिटी ये आपके ज्योग्राफी में भी है और यहाँ साइंस में भी आ गई, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, ये हमें पढ़ना है। और फिर स्पेशल रेफरेंस है हमें राजस्थान के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, यानी कि कृषि, उद्यानिकी, वानिकी और पशुपालन के बारे में हमें डिस्कस करना है। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान में क्या है वो सब पढ़ना है। ये सब इकोनॉमिक रिव्यू में आता है, मतलब सब इकोनॉमिक रिव्यू है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपके रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का पोर्शन थोड़ा बहुत। तो देखो अब आप सोचोगे कि सर कहाँ से पढ़ें, पहले तो ये टॉपिक हमें बता दो कि कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ें सारी बता देता हूँ कि हमें कहाँ से पढ़ना है मेनली। तो जैसे यहाँ तो हमने डिस्कशन किया राजस्थान की, तो नाइन्थ और 10th की बुक लेना है आपको, और ज़्यादा आपको थोड़ा सा पढ़ना है तो एक पनोरमा करके बुक आती है मार्केट में, वो मिल जाएगी आपको, वो ज़रूर उठा लेना आप, है ना। तो वो ज़रूर पढ़ना है क्योंकि वहाँ से कई क्वेश्चन पूछे, किसी गाइड के भरोसे मत रहना। देखो मैं तो आपको यही कहूँगा। इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन एक तो आपकी 11वीं क्लास की बुक है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, वो ज़रूर पढ़ना है। और फिर आपको थोड़ा बहुत और पोर्शन लेना है तो दृष्टि IAS की बुक आती है एक, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगी आपको उसमें, वो उठा लेना। और एक घटना चक्र ले लेना, और घटना चक्र से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना है। अब जब मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो ये तो है आपका 11वीं की बुक ज्योग्राफी की, जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पोर्शन आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर मिले, तो जैसे 12वीं की NCERT में आपको देखना है थोड़ा बहुत, वहाँ पर मिल जाएगा। 8th की आपकी NCERT जो है उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी भी लगभग आपको NCERT में मिलेगी, और इसके लिए आप एक बुक और ले सकते हो, वो है आपके ये एक IPS ऑफिसर हैं जिनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, है ना। उनकी एक बुक है, ठीक ठाक अच्छी खासी बुक आती है, ठीक है। तो वो बुक ले लेना आप लोग, है ना। वैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप राजस्थान ज्योग्राफी के लिए एक HM सक्सेना की बुक है वो पढ़ें। और एक जब आप 11वीं की राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें लास्ट के 2-3 चैप्टर अपने राजस्थान से रिलेटेड है, तो वो ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। ये आप यहाँ से पढ़ लेना है। और फिर हम जब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बुक जो है वो है M लक्ष्मीकांत। तो ये ज़रूर उठाना है आपको, ये बुक यही पढ़ना है, ये मान लो आप, ठीक है, पूरा पढ़ना है। यहाँ के लिए हमारे पास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन जो है, ये हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारा पोर्शन जो है ना, ये आपका कवर हो जाएगा 11th की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, उसमें से कंप्लीट कवर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर भी लक्ष्मीकांत में भी आएगी ये सारी चीज़ें, तो लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग और राजस्थान के अकॉर्डिंग आप इसे पढ़ लेना। इकोनॉमी कहाँ से पढ़ें, तो इकोनॉमी की 8th, 9th और 10th की NCERT और 11th की NCERT, ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना जहाँ से इकोनॉमी पोर्शन आपका कवर होगा। ये राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू रहेगा ही जो आपको पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है थोड़ा सा टफ पड़ेगा, एक तो आपके 11th की बुक आएगी जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, साइंस का पोर्शन मिल जाएगा 10th की, सॉरी 11th की क्या है ना, ये 10th की बुक में रहेगा। और बाकी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से, क्योंकि डायरेक्टली ये जैसे अगर मैं बोलूँ बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो एक तो एक करंट से अपडेट रहेगा मटेरियल, तो वहाँ से पढ़ना है। थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल आप गूगल करोगे तो कई चीज़ें मिलेगी आपको, ठीक है। सेल्फ स्टडी कर सकते हो, है ना। और सेल्फ के साथ साथ देखो मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे भी कोर्सेज चलेंगे, अगर आप कोर्सेज परचेज करोगे तो आपको एक ही जगह सारे ही चीज़ें मिल जाएगी, मतलब मेन तो ये है कि एक जगह ही आपको सारी चीज़ें मिल जाए, है ना। तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, हम डीप आराम से फुल पढ़ाएंगे।
रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की बात करूं तो मैं रीजनिंग के लिए आप एक बुक उठा सकते हो, केपी शर्मा, ठीक है, मज़ेदार बुक है, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में और आपको याद भी रहेगा पूरा, इसमें ये सारे कंप्लीट होंगे। बेसिक न्यूमेरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप उठा सकते हो आपके जैसे रामनिवास मथुरिया, ठीक है, सबसे बेहतरीन बुक है ना, और वहाँ से जो कुछ मिल रहा है वो सब आप करते जाओ। यहाँ मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग रेशो प्रोपोर्शन करना है तो वो, परसेंटेज पढ़ना है तो, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है तो, डाटा एनालिसिस पढ़ना है तो आपको, ठीक है। फिर आता है करंट अफेयर मटेरियल, तो ये आपको अपडेट रहना है, कंटिन्यू अपडेट रहना है इसमें, ठीक है। राजस्थान के नेशनल इंटरनेशनल प्लेसेस ग्रुप, आपके स्पोर्ट्स, ये सब करंट अफेयर पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, टाइम बहुत कम मिलता है, और 100 क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट इसका। फिर उसके बाद में आएगा आपके कि फिजिकल के लिए क्या करें। तो देखो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट जरूर करूँगा, अगर आप एसआई और वर्दी का आप तैयारी कर ही रहे हैं तो याद रखना है आपको ये वाला पोर्शन अभी से ही तैयार करना है। चिनिंग अप यानी कि चिनअप्स। चिनअप्स क्या होते हैं? चिनअप्स होते हैं जैसे एक, मान लो ये खंबे हैं और यहाँ पर एक रोड लगी हुई है, इसके लटक कर और आपको ऊपर गर्दन करनी है, ठीक है, लटकना है और ऊपर गर्दन कर लेना है। इस तरीके से आपको ये कंटिन्यूसली ये काम करना है। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, ठीक है। यहाँ आपसे करवाएंगे 7 हैव्स यानी कि 7 चिनअप्स करवाएंगे तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। 6 अगर आप करें तो 20 मिलेंगे, 5 करें तो आपको 10 मिलेंगे, और 5 से कम करें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ लोगों से एक एक भी नहीं होती है, इसलिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हमें ये तैयारी पहले करनी है, ठीक है। ये चलते रहना चाहिए हमारा साथ के साथ। चिनअप्स का तो आप घर पे कर सकते हो, जैसे गेट पे, इन पे आप आराम से कर लो। लॉन्ग जंप की बात करूँ मैं अगर, तो यहाँ लॉन्ग जंप 15 फीट और इससे ज़्यादा करोगे तो 30 नंबर, 14 फीट करोगे तो 20 नंबर, 13 फीट करोगे तो 10 नंबर। यहाँ आपको ये काम करना है। जैसे हमसे करवाए, मैंने 14 फीट किया, 20 नंबर मिले, पूरे 7 चिनअप किए, 30 नंबर मिले। फिर जब दौड़ की बात आती है ना, तो 14 सेकंड की दौड़ की थी मैंने, तो 40 नंबर इसमें मिले। तो ऐसे करके ओवरऑल जो है मेरे लगभग आपके, आप देख रहे होंगे 30, 40 और 20 जो है ये नंबर बनते हैं, मतलब पूरे, ठीक है, 90 नंबर के आसपास बन गए। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब अगर आप 14 सेकंड में ही कर रहे हो ना तो 40, अगर आप 15 सेकंड में कर रहे हो तो 25, अगर आप 16 सेकंड में कर रहे हो तो 15, इस तरीके से आपसे। और अगर आप बिलो 16 सेकंड कर रहे हो तो, और सबसे बड़ी बात टाइम का, पहले तो क्या होता था 2016 से भी पहले जब 2010 की वैकेंसी आई थी उसमें, तो इसमें क्या होता था कि आपको टाइम मिल जाता था, है ना, 2 बार कर लो, दौड़ तो नहीं, स्पेशली लॉन्ग जंप और चिनिप्स आप 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, लेकिन एक पूरा कर दो। अब ये केवल एक एक बार है, अगर एक बार आप लॉन्ग जंप नहीं कर पाए तो आउट, एक बार आप चिनअप नहीं कर पाए तो आउट। तो इसलिए प्रैक्टिस तो, हालांकि दौड़ की बाद में कर लेना, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लॉन्ग जंप भी बाद में कर लेना, लेकिन चिनअप बाद में नहीं होगी, आप चाहे कितनी कोशिश कर लोगे नहीं होगी, तो इसको पहले करना है, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। एक्स सर्विसमैन्स के लिए क्या है, एक्स सर्विसमैन्स के लिए थोड़ा 17 सेकंड, 18 सेकंड, 19 सेकंड उन्हें थोड़ा फ़ायदा दिया है स्पेशली। तो 100 मीटर की लॉन्ग जंप जो है उन्हें इसमें भी फ़ायदा दिया है, चिनअप्स में भी स्पेशली थोड़ा बहुत फ़ायदा दे दिया, जैसे 7 थी तो यहाँ 5 हो गई, यहाँ 14 थी तो यहाँ 13 हो गई, यहाँ 14 थी तो यहाँ 13 हो गई, इस तरीके से ना। तो ये रहेगा। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, 100 मीटर की रेस 17 सेकंड में करना है, वही 40 नंबर। लॉन्ग जंप 10 फीट का है और उससे कम का भी आप कर सकते हो, लेकिन कम नंबर हो जाएंगे। और वही पुटिंग इन शॉट्स, ठीक है, आपको स्पेशली है ना, मतलब कुछ स्पेशली मतलब कुछ जैसे 100 गोला फेंकने टाइप का है, 4 किलो का आपका एक गोला रहेगा, उस गोले को फेंकना है जैसे, ठीक है। आपसे मतलब कूद नहीं, चिनअप वगैरह नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे 16 फीट का फेंक दोगे तो 30 नंबर, 15 फीट का होगा तो 20 नंबर, 14 फीट का होगा तो आपके 10 नंबर, 14 फीट से भी कम फेंके आप तो फिर आपको है ना बाहर कर दिया जाएगा। तो ये याद रखना अपने को, है ना। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट इसमें चीज़ें रहेगी, मतलब ये फिजिकल में, है ना। बस इसी को ही याद रखना है और अच्छे से तैयारी करो। और तैयारी में अगर हमारा कोई भी आपको फ़ायदा है, आपको कोई हेल्प लेनी है तो आप बिल्कुल आप ले सकते हैं, है ना।
क्योंकि आप हमारे कोर्सेज़ वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली शुरू हो जाएंगे अब। तो धन्यवाद सभी को क्लासेस देखने के लिए। मिलते हैं फिर अपन।